सीरीज की शुरुआत में हमें सेंट टेरेसा हॉस्पिटल की ओनर डॉक्टर लुइस को दिखाया जाता है, जो रोज की तरह ही अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रही थी। पर तभी अचानक से उसे किसी के अंदर आने का एहसास होता है, पर कोई भी दिखाई ना देने पर वो फिर से अपने काम पर लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ कुछ अजीब सा होने लगता है, जहाँ पहले तो वहाँ रखी एक मोमबत्ती अपने आप भी बुझ जाती है और फिर डॉक्टर का कीबोर्ड अपने आप ही बार बार नो मर्सी टाइप करने लगता है। पर अब ये भी कम नहीं था कि तभी अचानक से वहाँ रखे एक अलमारी के सभी कांच टूट जाते हैं, जो देख डॉक्टर लुइस गुस्से में तुरंत कुछ हॉस्पिटल गार्ड्स के साथ एक कमरे के पास आ जाती है, जिसे खोलने पर उन्हें वहाँ एक हॉस्पिटल गार्ड की लाश दिखाई देती है, जिसे किसी ने बड़े ही बेरहमी से सीने में कुल्हाड़ी घुसाकर मार डाला था। और इसी के साथ ये सीन यही ब्लैकआउट हो जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम गैब्रिएला नाम की एक चर्च सिस्टर को देखते हैं, जो किसी अनजान आदमी से बातें कर रही थी, जहां वो आदमी उसे बताता है कि उसका बेटा काफी दिनों से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है, मानो कि वो किसी बुरी आत्मा के कब्जे में हो। वहीं अब जब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ डेमन नाम का एक कॉलेज प्रोफेसर आ जाता है, जिसे गैब्रिएला उस आदमी के बेटे के बारे में सब कुछ बता देती है। जिसके बाद सभी उस आदमी के घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ डेमन सभी को नीचे ही छोड़कर खुद ऊपर उस लड़के के कमरे में चला जाता है, जहाँ वो लड़का अपने बेड के नीचे छिपकर बड़बड़ा रहा होता है कि जो भी इस दरवाजे की उस पार है वो सभी को मार डालेगा। जो कहते ही वो लड़का बेड के नीचे से निकलकर डेमन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी डेमन एक कांच के शीशे से होली वाटर निकालकर उस लड़के पर थोड़ा छिड़क देता है, जिससे वो लड़का बुरी तरह से तड़पने लगता है और अंत में फिर से नॉर्मल हो जाता है। जिस पर फिर डेमन उसे बताता है कि ये तो सिर्फ साधारण पानी था जो मैंने तुम्हारे ही घर से लिया था, यानी कि ये लड़का अब तक सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। लेकिन अब अपना झूठ पकड़ा जाता देख वो लड़का काफी गुस्सा हो जाता है और इसीलिए वो डेमन को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसका हाथ अपने आप ही रुक जाता है, जिसके बाद डेमन अपनी शक्तियों की मदद से आसपास के सारे सामान को दूर फेंक कर उनके चारों तरफ आग लगा देता है और उसे अपने माता पिता से इन सब के बारे में माफी मांगने के लिए कहकर उस कमरे से बाहर आ जाता है, जहां वो उस लड़के के पिता को सलाह देते हैं कि वो अब से अपने बेटे को इंटरनेट से दूर ही रखे। वहीं दूसरी तरफ हमें डेमन के बहन एना को दिखाया जाता है, जो दुनिया के नजरों में तो सिर्फ एक एंटीक डीलर थी, पर उसका असली काम तो अपने सुपरनेचुरल पावर्स की मदद से ऐसे लोगों को मारना था जो बेवजह ही मासूम लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। जिसके बाद अब अगले सीन में हमें डेमन और डॉक्टर लुइस को एक साथ दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर लुइस डेमन को बताती है कि बीती रात को दो कैदी एक नर्स की मदद से हॉस्पिटल से भाग गए और उन्हें वहां से भागने के लिए तुम्हारी माँ विक्टोरिया ने ही उकसाया था। अब यहाँ दरअसल विक्टोरिया को एक मदर नाम के शैतान ने पोजेस कर रखा है, इसलिए विक्टोरिया को डॉक्टर लुइस की निगरानी में रखा गया था, जिससे वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। और ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उन लोगों को भागने के लिए विक्टोरिया ने नहीं बल्कि मदर ने उकसाया था। वहीं अब डेमन डॉक्टर लुइस के साथ हॉस्पिटल आ जाता है और अपने माँ विक्टोरिया या फिर मैं कहूँ कि मदर से पूछताछ करने लगता है कि आखिर उसने उन लोगों से ऐसा क्या कहा था कि वो लोग एक गार्ड को मारकर यहाँ से फरार हो गए। पर मदर उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और उसे ये कहते हुए वहाँ से जाने को कहती है कि वो लोग मेरे एक पुराने दोस्त से मिलने गए। जो सुनकर डेमन गुस्से में वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर दीवार पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ती है, जो देख वो मदर से इस बारे में फिर से सवाल करता है, पर मदर इस बारे में कुछ भी नहीं बताती, इसलिए अंत में उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। जिसके साथ ये सीन भी यहीं कट होकर उन्हीं दो कैदी और उस नर्स पर मुड़ जाती है, जो कैलिफोर्निया के कब्रिस्तान वाले चर्च के नीचे बनी सुरंग में किसी ताबूत को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ भाग्य से उन्हें वो मिल भी जाता है, जिसे कीथ नाम का एक कैदी खोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसके दोनों साथी उसके सिर को उस ताबूत में दे मारते हैं, जिससे कीथ का काफी खून बहने लगता है और उसी खून की कुछ बूंदे उस ताबूत के अंदर भी चली जाती है, जिससे मानो वो ताबूत जिंदा हो उठता है और उसके टेंटिकल्स निकलकर कीथ के शरीर में घुस जाते हैं। जिसके साथ ही ये सीन फिर से ब्लैकआउट हो जाता है और अब अगले सीन में हमें एना को दिखाया जाता है, जो कि कब्रिस्तान के केयरटेकर मिस्टर रॉबर्ट के साथ
साथ उसी ताबूत की जांच कर रही थी, जहां उसे उस ताबूत के अंदर किसी राक्षस का कंकाल दिखाई देता है, जिसकी खोपड़ी पर सिर्फ एक ही आंख थी। जो देखकर रॉबर्ट एना से कहता है कि शायद ये राक्षस किसी बहुत ही ताकतवर चीज की रखवाली कर रहा था, पर अब वो चीज आजाद है, इसलिए हमें भी तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। जिस बात से एना भी सहमत होती है और उस राक्षस की खोपड़ी लेकर वापस अपने घर आ जाती है, जहां वो उस खोपड़ी पर थोड़ा खून लगाकर उसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी एना देखती कि जो खून उसने उस खोपड़ी पर लगाया था वो अपने आप ही उस खोपड़ी पर बने एक निशान के अंदर जाने लगता है, और ये निशान भी ठीक वैसा ही होता है जैसा कि डेमन ने विक्टोरिया के कमरे में देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम गैब्रिएला को देखते हैं, जो चुपचाप डॉक्टर लुईस की आईडी चुराकर विक्टोरिया के कमरे में आ जाती है, जहां मदर गैब्रिएला का मजाक उड़ाने लगती है कि कोई भी आखिर इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है जो बिना किसी शक्ति के यहाँ आ जाए। पर गैब्रिएला उसके बातों पर खास ध्यान नहीं देती और अपनी प्रार्थना शुरू कर देती है, जिससे वो मदर को अपने वश में कंट्रोल कर पाए। लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता और मदर उसे पटक पटक कर मारने लगती है। वहीं इस तरफ डॉक्टर लुईस को भी इस बात की भनक लग जाती है, इसलिए वो समय रहते डेमन के साथ वहां जाकर गैब्रिएला को बचा लेती है। जिसके बाद डेमन गैब्रिएला को समझाता है कि सभी शैतान दूसरी दुनिया से आए एक एनर्जी है, जिसे हम देख तो नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं, और इन्हें प्रार्थना की मदद से कंट्रोल कर पाना तो लगभग नामुमकिन है। जो कहकर डेमन वापस घर जाने के लिए अपने गाड़ी के पास आ जाता है, लेकिन किसी अनजान कारण से वो गाड़ी अनलॉक होने के बावजूद भी नहीं खुलती, और फिर पीछे मुड़ के देखने पर डेमन को अपनी बहन एना दिखाई देती है। और इसी रहस्यमय एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत डेमन और एना से होती है, जहां डेमन एना से उसके अचानक यहाँ आने का कारण पूछता है, क्योंकि एना पिछले कई सालों से सैन फ्रांसिस्को में रह रही थी और डेमन पोर्टलैंड में। वहीं अब डेमन के पूछने पर एना बताती कि मैं तो सिर्फ यहाँ माँ से मिलने आई हूँ, पर उनसे मिलने के लिए मुझे पहले तुम्हारी इजाजत लेनी होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से तुम ही उनकी देखभाल करते आए हो। लेकिन अब एना की बातें सुन डेमन हैरान हो जाता है कि आखिर अब अचानक एना उनसे ही क्यों मिलना चाहती है, जबकि वो तो सारी जिंदगी उनसे नफरत करती आई है। क्योंकि जब एना 8 साल की थी तब उसके सीरियल किलर पिता उसे जबरदस्ती घर से कहीं दूर लेकर चले गए थे और उसकी माँ ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश तक नहीं की थी। लेकिन अब एना के काफी विनती करने पर अंत में डेमन मान ही जाता है और एना को उनकी माँ से मिलने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद अब एना अगले ही दिन हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर लुईस उसे बताती है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें अकेले तो विक्टोरिया से नहीं मिलने दूंगी, इसलिए अगर तुम सच में ही अपनी माँ से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा। जिस बात पर पहले तो एना बिल्कुल भी राजी नहीं होती, पर अब कोई दूसरा चारा ना होने के कारण उसे डॉक्टर की बात माननी ही पड़ती है। जिसके बाद वो दोनों विक्टोरिया के कमरे में आ जाते हैं, जहां एना विक्टोरिया से बातें करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन विक्टोरिया उसे कोई जवाब नहीं देती। इसलिए गुस्से में आकर वो अपनी माँ को एक थप्पड़ लगा देती है, जिससे मदर गुस्से में आ जाती है और फिर अपनी शक्तियों से उन दोनों को उठाकर दूर फेंक देती है। जिसके बाद ये सीन यही कट करके हमें डेमन को दिखाया जाता है, जो गुस्से में हॉस्पिटल पहुंचकर एना पर भड़क जाता है कि आखिर वो अपनी माँ पर कैसे हाथ उठा सकती है। लेकिन एना भी उसका कहाँ सुनने वाली थी, इसलिए उल्टा उसी के साथ झगड़ा शुरू कर देती है, जिनके झगड़े के कारण आसपास रखे हर एक चीज हिलने लगते हैं और हॉस्पिटल में मौजूद सभी पेशेंट्स दर्द के मारे चीखने लगते हैं, जो देख डॉक्टर लुईस भी भड़क जाती है, इसलिए उन पर चिल्लाने लगती है कि ये मेरा हॉस्पिटल है और तुम यहाँ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते, जो सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं। अब इसके बाद वहीं खड़ी गैब्रिएला डेमन को बताती है कि मुझे अभी फादर का कॉल आया था, जो हाल ही में हुए एक दुर्घटना के बारे में बता रहे थे कि उस दुर्घटना में घायल लोगों में से एक एलेक्स नाम का बंदा पॉजेस था, इसलिए हमें तुरंत वहाँ जाकर उसकी मदद करना चाहिए। जो सुनकर डेमन एना को ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि आज के बाद वो उनकी माँ से कभी नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी डेमन के वहाँ से जाते ही एना किसी तरह डॉक्टर लुईस को मनाकर वापस विक्टोरिया के कमरे में आ जाती है, जहां वो डॉक्टर लुईस की नजर में आए बगैर विक्टोरिया से डॉक्टर को भगा देने के लिए कहती है, जिसकी ऐसा कहते ही डॉक्टर लुईस को खून की खांसी आने लगती है।
जिससे अब उन्हें ना चाहते हुए भी एना और विक्टोरिया को अकेले छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं अब डॉक्टर के कमरे से जाते ही एना मदर से सवाल करती है कि आखिर उस ताबूत में क्या था और तुमने उसे आजाद क्यों करवाया। जिस पर मदर बताती कि मैंने उसे आजाद नहीं करवाया, बल्कि मैंने तो उन लोगों को उसे मारने के लिए भेजा था, पर अफसोस कि वो इसमें नाकाम रहे। लेकिन एना को मदर की बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए अब वो अपनी शक्तियों की मदद से उसका अतीत जानने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उसका ये दाव भी उस पर भारी पड़ जाता है और मदर उल्टा एना का ही अतीत देखने लगती है, जिससे एना को काफी तकलीफ होने लगती है और अंत में वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेमन गैब्रिएला के साथ हादसे वाली जगह पर आ जाता है, जहां उसे एलेक्स बुरी तरह से घायल हालत में एक गाड़ी के बोनट पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। जिसके पास आते ही वो अचानक होश में आ जाता है, जिसे जिंदा देखकर गैब्रियल उससे सवाल करता है कि क्या ये दुर्घटना तुमने करवाया था, जिसका एलेक्स जवाब हाँ में देता है। और फिर गैब्रिएला के पूछने पर वो इसके पीछे का कारण भी बताता है कि लोगों को दर्द और तकलीफ में देखकर उसे काफी खुशी मिलती है। जिसके बाद अब डेमियन उससे सवाल करता है कि क्या वो उसे जानता है, जिस पर एलेक्स जवाब देता है कि तुम्हें तो हर कोई जानता है और हम शैतान तो तुम्हें दलाल कहकर बुलाते हैं। जो सुनकर डेमन काफी गुस्से में आ जाता है और उस शैतान को खत्म करने लगता है। लेकिन वो मरते मरते भी डेमन को बताता है कि मुझे जिसने भी यहाँ भेजा था वो खुद भी जल्दी यहाँ आने वाला है और तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगे। जिसके बाद हमें एज एन ऑडियंस एक टेंटेकल्स वाले आदमी को दिखाया जाता है, पर यहाँ हम उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाते। वहीं इस तरफ एलेक्स के अंदर रह रहे शैतान के मरते ही बेचारा बेकसूर एलेक्स भी मारा जाता है और इसी के साथ ये सीन भी वापस एना पर शिफ्ट हो जाती है, जो अभी भी वहीं बेहोश पड़ी थी और मदर उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए चुपचाप उसके बगल में बैठकर उसे सहला रही थी। वहीं अब अचानक एना फिर से होश में आ जाती है, जो जागते ही फिर से वही सवाल करती है कि आखिर उस ताबूत में क्या था। जिस पर फिर मदर उससे कहती कि मुझे लगा कि शायद तुम्हें मालूम होगा। जो सुनने के बाद एना थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगती है और फिर अचानक ही बहुत इमोशनल होकर उस कमरे से बाहर आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।